तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 अब हमारे सामने है और इसमें 3 एपिसोड थे जिसमें कुछ अच्छे खासे मोमेंट थे जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और इस वॉल्यूम 2 में बहुत कुछ रिवील हुआ जो कि पिछले हम 8-9 सालों से नहीं जान पाए। आखिरकार अपसाइड डाउन है तो है क्या, वो क्यों एग्जिस्ट करता है और वो एग्जिस्ट कर क्यों रहा है। और ये बात भी पता चलती है कि 1983 में जब विल गायब हुआ था और जब अपसाइड डाउन क्रिएट हुआ था तो वो एक टाइम में फ्रीज होकर रह गया है। ऊपर से हेनरी क्रिल का पास्ट देखने मिलता है कि कैसे वो माइंड फ्लेयर से इन्फेक्ट हुआ, काली का क्या सीक्रेट है और किसकी फील्डिंग सेट होने वाली है, इन सब पे बात करेंगे, वो भी एक एक करके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अपसाइड डाउन। तो व्हाट इज अपसाइड डाउन, आज तक यही सवाल सबके मन में आता है। और अपसाइड डाउन के अराउंड एक हाइप बिल्ड हो चुकी थी। क्या वो एक मिरर डायमेंशन है, क्या वो एक पैरेलल डायमेंशन है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। और वो हमारी अर्थ जैसा क्यों है। और ऊपर से हमने ये भी मान लिया था कि अपसाइड डाउन के अराउंड जो वॉल है उसके बाहर डायमेंशन एक्स एग्जिस्ट करता है। इन सारे क्वेश्चन के जवाब वॉल्यूम 2 ने दे दिए हैं। वॉल्यूम 2 काफी एक्साइटिंग टर्न लेता है। यहाँ रिवील होता है कि अपसाइड डाउन एक्चुअली पैरेलल डायमेंशन नहीं बल्कि 2 डायमेंशन के बीच एग्जिस्ट करने वाला एक ब्रिज है। यू कैन कॉल इट वर्म होल, जिसका रेफरेंस उनको वॉल्यूम 1 में ही दे दिया गया था जब मिस्टर स्कॉट वर्म होल के बारे में पढ़ा रहे थे एरिका को। यहाँ पर हमको पता चलता है कि पहला डायमेंशन अर्थ है, उसके बीच अपसाइड डाउन आता है जो कि एक तरह का ब्रिज है टू रीच अनदर डायमेंशन, जिसको हम डायमेंशन एक्स बोलते हैं या एबिस बोल सकते हैं, जिसमें डेमागोर्गन, माइंड फ्लेयर, वेक्ना सब करंट में रह रहे हैं। तो एक्चुअली जब 11 ने 1979 में हेनरी को मारा था या फिर उसको हराया था तब उसने उसको डायमेंशन एक्स में पहुंचाया था। तब वर्म होल क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन जब 1983 में 11 गलती से डेमागोर्गन से कांटेक्ट बनाती है तो उसी वक्त एक ब्रिज क्रिएट होता है जो कि अपसाइड डाउन बन जाता है और उसी वक्त वेक्ना ने विल को उठाया था। और इसके बाद ये भी रिवील होता है कि विल पजेस होने के बाद वो अपसाइड डाउन से हॉकिंस के अंदर टनल बनाता था जब वो सोता था। वेक्ना ने एक बच्चे को उठाया था और कितना बड़ा कांड कर दिया। सोचो इस बार 12 बच्चे उठाए हैं, आग लगा देगा। तो हाँ, फाइनली अपसाइड डाउन का जो राज था वो खुल चुका है। ये सीन देखने में कितना अच्छा लगता है भाई। अब यहाँ नैन्सी, स्टीव, जोनाथन, डस्टिन अपसाइड डाउन में हॉकिंग्स लैब में जाते हैं। यहाँ उनको डॉक्टर ब्रेंडर की एक डायरी मिलती है और यहाँ से उनको ब्रिज के बारे में पता चलता है। लेकिन उनको एक और चीज पता चलती है, यहाँ पर एक्सोटिक मैटर है जो तुमको डार्क सीरीज जैसी वाइब्स देता है, जिसको देखने पर लगता है कि इसको हम कहीं पहले देख चुके हैं। लेकिन एक्सोटिक मैटर एक्चुअली है क्या? तो वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड है जो दोनों डायमेंशन को पुल करके रखा है और अपसाइड डाउन पूरा उसी से बना है। अगर एक्सोटिक मैटर खत्म हो जाए तो अपसाइड डाउन भी खत्म हो जाएगा और डायमेंशन एक्स और हॉकिंस का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। यहाँ तुमने देखा था जब नैन्सी ने एक गोली एक्सोटिक मैटर पर चलाई थी तो उसी तरह उस वॉल में भी छेद हो जाता है। यहाँ से स्टीव की गाड़ी चली जाती है और वो सीन देखने में काफी अच्छा और साथ में डरावना भी लगता है। सीधी बात है, जब तक एक्सोटिक मैटर है अपसाइड डाउन अलाइव है, स्टेबल है और वो एग्जिस्ट करेगा। जिस दिन एक्सोटिक मैटर गया सब कुछ खत्म। यानी एक तरह से अपसाइड डाउन की यही वीकनेस बताई गई है। मैं सही बताऊं, बात 12 बच्चों को वापस लाने की है, वरना ये लोग तो अभी बॉम्ब लगा देंगे एक्सोटिक मैटर में। खैर इसके बाद हमको हेनरी क्रिल का फ्लैशबैक देखने मिलता है जब वो 8 साल का था, कैसे वो नेवाडा की केव में घूम रहा था और उसको एक रशियन एजेंट मिलता है जिसको वो अपने बचाव में मार देता है और उस केस को खोल देता है, जिसके बाद हमको दिखाया नहीं था लेकिन थोड़ी बहुत स्टोरी पहले से हमको पता है। देखो शॉर्ट में बताऊं तो 1943 में जो ब्रेंडर के पिता थे वो कैप्टन थे यूएसएस एल्ड्रिच शिप के, जिसको तुमने लोकी सीरीज में देखा था। उस यूएस नेवी शिप पे गवर्नमेंट का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट रेनबो। और बताया जाता है कि वो शिप गलती से डायमेंशन एक्स में पहुंच जाता है कुछ टाइम के लिए और वापस भी आ जाता है। लेकिन जितने लोग थे सारे मारे जाते हैं सिवाय डॉक्टर ब्रेनर के फादर के। वो सरवाइव करते हैं जिनके ब्लड में कुछ म्यूटेशन हो जाता है और एक यूनिक ब्लड टाइप बन जाता है। और आगे चल के डॉक्टर ब्रेनर ने नेवाडा के एक्सपेरिमेंट को चालू करते हैं और यहाँ 1953 में एक रशियन स्पाई एजेंट माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स को चुरा लेता है और एक केव में आ जाता है। हेनरी उसको मिलता है, उसको मार देता है और वो केस खोल देता है, जिससे क्या होता है कि हेनरी डायमेंशन एक्स में ट्रांसफर हो जाता है, एक अल्टरनेट वर्ल्ड में पहुंच जाता है। यहाँ उसको स्ट्रेंज क्रिएचर दिखते हैं और वो शेडो एंटिटी यानी माइंड फ्लेयर के इन्फ्लुएंस से एक्सपोज हो जाता है। हेनरी वहाँ पर 12 घंटे रहा था और उसके ब्लड में भी म्यूटेशन होता है और उसके पास भी एक यूनिक ब्लड टाइप आ जाता है और एक तरह की अल्टर्ड पर्सनैलिटी भी देखने मिलती है। और फिर वहाँ से 1959 में हेनरी हॉकिंस आता है, वो अपने पेरेंट्स को मार देता है। और यहाँ पर एक और बात है, काली ने ये बताया कि डॉक्टर के उसके ब्लड को यूज कर रही है, प्रेग्नेंट वुमेन में इंजेक्ट कर रही है ताकि उनके बच्चे 11 जैसे पावरफुल निकले, जिससे वो अपनी
रशियन वॉर लड़ना चाहती है, लेकिन काली का ब्लड सही नहीं है उनके हिसाब से, तो उनको एक्सपेरिमेंट के लिए वेकना या फिर 11 का ब्लड चाहिए। लेकिन बात वो नहीं है। अब देखा जाए तो दो लोग सही मायने में पावरफुल हैं और यूनिक ब्लड टाइप रखते हैं, वो है हेनरी और 11। जब डॉक्टर ब्रेनर ने 11 की माँ को MK अल्ट्रा प्रोग्राम में डाला था तो उसको पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। ये अनजाने में हुआ एक्सपेरिमेंट था जिससे 11 निकली और 11 सबसे पावरफुल थी, और जितने भी सब्जेक्ट थे उनको हेनरी का ब्लड डायरेक्ट चढ़ाया गया था। उनमें पावर थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी। तो हाँ, डॉक्टर के को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हॉकिंस में क्या हो रहा है, उसको अपना गेम खेलना है। बाकी नैन्सी की मम्मी ने क्या शो दिखाया है, मजा आ गया। डेमागोर्गन के परिवार में डर का माहौल है भाई कि इस आंटी से नहीं बढ़ना है। ऊपर से डायरेक्ट दबंग भाई बंदे ने भाई मजा बांध दिया। वेकना हेनरी का कोई डर नहीं है, लुखा बोल दिया उसको। यार मैं कहता हूँ डेरेक एक स्पिन ऑफ डिजर्व करता है। ये नक्शा तुम्हें किसने दिया? तुम्हारी माँ ने। खैर अब बात करें ऑरा फार्मिंग की तो विल वायर्स। अब देखो विल ने लास्ट में रिवील किया आई डोंट लाइक गर्ल्स, वही नेटफ्लिक्स वाला अपना एजेंडा खेलता रहता है, लेकिन उसको मेन स्टोरी से कनेक्ट कर दिया कि मतलब अगर ये नहीं हुआ तो मतलब सब कुछ गया। उस चीज को लार्जर देन लाइफ बना दिया ताकि वो चीज थोड़ी हाईलाइट होके दिखे। लेकिन उन सबसे अपन को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है विल से। विल ने वेकना की जो फाड़ी है भाई, क्या टांगे मरोड़ी है, गर्दन मरोड़ दी, बंदे के मुंह से अपने शब्द निकलवा दिए। और क्या देखना तुमको भाई। और अब विल कह चुका है कि अब मेरे पास कोई डर नहीं है, मैंने सब पे काबू कर लिया है, अब वो वेकना की वजह के ही मानेगा। लेकिन उसके बाद जोनाथन और नैन्सी का रिलेशनशिप देखने मिलता है, जो मरते मरते कन्फेस सब कर देते हैं, लेकिन इन दी एंड रिलेशनशिप समझ में नहीं आता कि हाँ है कि ना है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। लेकिन उसके बाद हमको डस्टिन और स्टीव का रिलेशन दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल जा चुका है। पहले वो लड़ते हैं और मैं कह रहा यार कौन लड़ रहे हो तुम लोग यार, लेकिन उसके बाद एक कोजी मोमेंट होता है भाई, मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग थी वो। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट हो तो ऐसा। डस्टिन काफी सीरियस हो गया इस सीजन में, लेकिन वो डरता है अब लोगों को खोने से, क्योंकि एक बार उसने एडी को खो दिया, वो नहीं चाहता कोई उसके सामने मरे, एंड इट्स हर्ट्स मैन। खैर अब देखा जाए वेकना का प्लान क्या है। वो चाहता है कि अर्थ और डायमेंशन एक्स को मर्ज करना, एक सिंगल कियोटिक वर्ल्ड बनाना चाहता है। यहाँ उसका हाई माइंड चलेगा, लोग उसके हाई माइंड के अंडर काम करेंगे। उसको लगता है कि अर्थ काफी स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्डर, टाइम, सिस्टम, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, सब में फ्लॉ है। तो हाँ, वेकना का एजेंडा तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अपनी तरफ से फाइनल बैटल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्टीव हैरिंगटन का मानना है कि जब अर्थ और डायमेंशन एक्स क्लोज आएंगे तो ये टावर पे चढ़ेंगे, जो रेडियो टावर है उस पे चढ़ के सीधे एंट्री लेंगे डायमेंशन एक्स में। यहाँ पर 11, काली, विल, मैक्स वेकना के माइंड में जाएंगे, वेकना की बॉडी को होल्ड करेंगे, नैन्सी जोनाथन 12 बच्चों को निकालने में मदद करेंगे, बाकी गैंग एक्सोटिक मैटर को निपटाएगी। और दूसरी तरफ डॉक्टर के की आर्मी से भी कुछ लोग भिड़ेंगे, ब्रिज कोलैप्स होगा, अपसाइड डाउन खत्म होगा। लेकिन ये सारी चीजें सुनने में काफी अच्छी लगनी है, प्रैक्टिकल करने जाओगे तो बैंड बज जाएगी। लेकिन इन सब के बाद एक चीज सामने आती है कि काली 11 से कहती है ये सब कभी नहीं रुकने वाला है। कल डॉक्टर ब्रेनर आया था, आज डॉक्टर के आई है, वो ब्लड निकालते जाएंगे, आगे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। कहीं ना कहीं जब तक ये पावर्स वाले बच्चे जिंदा रहेंगे ये एक्सपेरिमेंट चलता ही रहेगा। या काली डिसाइड करती है 11 के साथ कि वो अपसाइड डाउन में रह जाएंगे और उन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे, सब कुछ रट्टा खत्म हो जाएगा। और सही बताऊं मुझे कुछ खास फीलिंग नहीं आ रही है काली से, मैं हॉपर के साथ हूँ, उड़ा दो भाई। और काली ने एक जगह वर्ल्ड्स की बात करी थी, यानी कि 11 दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स इस सीरीज को एक्सपांड करने की सोच रहा है, मतलब स्पिन ऑफ सोच रहा है। इस कहानी को तो अंत कर देंगे, तो ये एक अच्छा तरीका है कहानी को बढ़ाने का। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कोई मेजर कैरेक्टर मरेगा। डफर ब्रदर ने डार्क क्रिसमस बोला था कि कुछ डार्क होगा इसके अंदर, बाकी बट सबके पास प्लॉट आर्मर तो है। 11 का फ्यूचर डार्क है क्योंकि उसका ब्लड ही प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं 11 से सब कुछ अंत होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ शुरुआत 11 से ही हुआ था। खैर अब देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन का सिर्फ एक एपिसोड बचा है, ऑलमोस्ट मूवी लेंथ फिनाले होगा। एक एपिसोड नहीं बल्कि एक लास्ट सफर है। इस बार फाइट जीतना मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये मैटर करता है कि कौन वापस आता है और कौन नहीं। हॉकिंस को बचाने के लिए शायद किसी को अपनी कहानी यही खत्म करनी पड़े। हम जानते नहीं कौन मरेगा, पर इतना श्योर है सब पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ दोस्ती यादें बनकर रह जाएंगी और कुछ नाम सिर्फ साइलेंस में याद आएंगे। एंड में जब सब गेट बंद हो जाएंगे तो सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, एक पूरा एरा भी वही सील हो जाएगा। बाकी यार तुम बताओ तुमको ये कैसा लगा पूरा वॉल्यूम 2। बाकी एक्साइटेड है भाई फाइनल के लिए। न्यू ईयर पे कुछ खास नहीं है, शायद इस न्यू ईयर कुछ खास बन जाए, तो भाई कमेंट में बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।